ई क्लार्क्स सर्विसेज के सीएफओ श्रीनिवासन नादाधूर साहब होंगे आज हमारे साथ बातचीत के लिए। और जब रिक्वेस्ट कर रहा था, जब सोचा था, तब बहुत सारी चीजें ध्यान में थी। एक तरफ ई क्लार्क्स के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमेशा की तरह, दूसरी तरफ पूरा आईटीईएस एज अ स्पेस, वो एआई को लेकर वो डर, और तीसरा फिर याद आया कि ये तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस का भी कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो नहीं है, वो भी समझना चाहिए। तो श्रीनिवासन सर जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सर हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, एक बार मार्केट दिखा दूं क्योंकि काफी देर से मार्केट चैनल पे भी कवर नहीं हुआ है। बढ़िया मूव्स बनते हुए भाई साहब वापस, हमने लास्ट चर्चा करी थी, सास बहू सेंसेक्स में बैठे हुए थे, उस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा था वो पैच, आपको याद होगा, पहाड़ बन के नीचे आ गए थे और पिछले आधे पौन घंटे से फिर उस टाइम पे फ्लैट ट्रेड हो रहा था। आधे उसी शो के बाद से पिछले आधे घंटे में देखिए वापस तूल पकड़ी, और तब तक हाईज थे 577 के, हमने उसे पार करके ऑलमोस्ट 600 तक गए और अब वो 550 के आसपास के जोन्स पे ट्रेड करते हुए वापस बढ़िया कवरिंग के। आज एक्सपायरी डे है, खूब वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ, लकीली ऑन द ग्रीनर साइड। ब्रेथ बढ़िया है, ऑलमोस्ट 5:3 का रेशियो कह लीजिए। हर 8 स्टॉक्स में से 5 मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या 2:1 भी कह लेंगे तो ज्यादा गलत नहीं होगा। तो अच्छी मजबूती के साथ अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, और जो मोमेंटम पिकअप करने वाले स्टॉक्स हैं, बीईएल स्क्रीन पे लेकर आइएगा, देखिए कैसी तेजी तूल पकड़। इंडिविजुअल स्टॉक्स को क्विकली फायर करिएगा, फिर जाना है मुझे श्रीनिवासन सर के पास। बीईएल ये देखिए, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, वो फिर से एनर्जी पॉकेट, जो पूरा बास्केट है, ये देखिए क्या मूव्स बनने शुरू हैं इस पूरे बास्केट में। और मैंने साल्सबर्ग सेंसेक्स के टाइम पे कहा था कि एफएमसीजी में वीकनेस, नेस्ले वगैरह उभरना शुरू हुए हैं, लाल में ट्रेड जरूर कर रहे होंगे, लेकिन लोअर लेवल से नेस्ले अब इंप्रूव होना शुरू हो रहा है। वो देखिए फ्लैट लाइन के करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। और आज का हाईलाइट हैवीवेट्स में भारतीय एयरटेल और अब लार्सन एंड टूब्रो भी दिखाई है। ये वो दोनों हैवीवेट्स हैं जो बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। अब लार्सन भी ऑलमोस्ट 1% की मजबूती है। देखिए पिछले आधे घंटे की कहानी देखिए हैवीवेट्स की, तो बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। खैर नजर रखूंगा उस पर। पहले चल रहा हूं श्रीनिवासन सर के पास, समझने के लिए मामला है क्या। श्रीनिवासन सर हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, जब ई क्लार्क्स के बारे में पढ़ो तो बहुत सारे कस्टमर सेवाएं मुहैया कराने का काम, उसमें कहते हैं कि वेबसाइट कहती है कि डोमेन एक्सपर्टीज के साथ साथ हम लोग कटिंग एज ऑटोमेशन और एआई इनसाइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये, क्योंकि सब एआई ये एआई जब इस्तेमाल करते हो तो हाउ इज एआई हेल्पिंग यू? ई क्लार्क्स को एआई कैसे ब्लेंड कर रहा है अपने कामकाज में? Thank you, Ashish. Always a pleasure to be here. So the way हम लोग AI यूज करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट्स जो क्लाइंट से आते हैं उसमें हम ट्राई करते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स में अगर AI यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कैसा है, वो काम कैसा है, whether data is properly set up, whether the process is properly set up to be able to use AI. So it is not possible to use everywhere, but wherever possible we try and infuse. थोड़ा बहुत क्लाइंट के मैच्योरिटी पे भी होता है, उनके सिस्टम्स पे होता है, उनके व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट इज रेगुलेटरी वर्क है, तो फिर देन क्लाइंट्स आर लेस विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद एआई। इफ इट इज लेट्स मान लो कि सेल्स डेटा हो गया, मार्केटिंग डेटा हो गया, देन क्लाइंट्स आर मोर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद इट। सो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि AI यूज हो सकता है, and then whether client's data is properly set up for us to be able to use it. Wherever possible, we will try and use AI. तो कई जगह यूज हो रहा होगा, कई जगह एआई को लेके क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा होगा, लेकिन अभी तो एआई इवॉल्व हो रहा है और बहुत रैपिड पेस में इवॉल्व हो रहा है। जब ऐसे एजेंटिक एआई के बारे में पढ़ो कि कोई एजेंट्स हैं जो शायद ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हो, आसानी से कॉम्प्लेक्स जॉब्स कर रहे हो, बढ़िया सा आउटकम बैक टेस्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देंगे, हम उस तरफ बढ़ ही रहे हैं। सर आप कैसे इस इवॉल्विंग लैंडस्केप को देख रहे हो? फिर ई क्लार्क्स क्या अब अपने रेवेन्यू मॉडल में बदलाव कर रहा है कि हम आउटकम बेस्ड प्राइसिंग करेंगे आप लोगों के साथ? क्या अब आपके 21,000 के आसपास टोटल कर्मचारी हैं? क्या धीरे धीरे जब एआई का चलन बढ़ रहा है, आपकी मदद शुरू हो चुकी है एआई की तरफ से, आपके काम में ईज कर रहा है,
तो क्या कर्मचारियों को रिड्यूस करने की नौबत आएगी? ऐसा फोर्सी करते हो? आई एम श्योर आपके कर्मचारी भी देख रहे होंगे, तो आप सीधे सीधे जवाब नहीं दोगे, लेकिन फिर भी 21,000 खड़े हुए हैं, ये होगा क्या? इंडस्ट्री डरी हुई है इन सबको लेकर। सो एक्चुअली फ्यूचर में होगा क्या मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है, मालूम होता तो अच्छा होता। बट यूजुअली हमने ये देखा है कि इन द पास्ट व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स अप, technology always improves productivity, but it also expands the market. So the way we are looking at it, it may actually expand the market for all participants. There may be more work that gets done because it is easier to do it with AI. Maybe it is not today, but in future it will get cheaper, maybe it will get better. So we think that the market itself may expand, and therefore there will be more opportunities for companies like us, and therefore the total size of the pie itself may increase. So that is how we are looking at it. Abhi to we are not even thinking of any headcount reduction because some of the technology is not mature yet. So we will see. We continue to evaluate internally as well as externally. जिस 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 पेस से वो प्लगइन्स वगैरह अनाउंस होते चले जा रहे हैं, वो पेस तो बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। देखते हैं, बस सही है, अभी तो हमें भी नहीं पता कहाँ जाना है, क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता शायद। हाँ, एक डर है, सिचुएशन फ्लूइड है, वॉच पे रखना चाहिए। अच्छा, एक ज़माना था जब ग्लोबल मेजर्स अपने अपने आईटी सेल्स को कार्व आउट करके आउटसोर्स करते थे। आजकल वापस वो जीसीसीज, इन हाउस कैप्टिव यूनिट्स, वो सब के चलन पकड़ लिया है सर। आपके किसी क्लाइंट ने ऑफलेट अपना जीसीसी खोल लिया, काम वापस ले लिया, ऐसा हुआ है क्या? रिसेंटली तो नहीं हुआ है। सो हमारे काफी क्लाइंट्स के जीसीसीज भी हैं और हमारे साथ और दूसरे आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स के साथ काम भी करते हैं। सो देयर इज अ मॉडल इन विच वी आर को एग्जिस्टिंग विद द जीसीसीज। वी आर इन मेनी केसेस हम लोग काम करते हैं, उनका डाउनस्ट्रीम काम जीसीसी को जाता है, या वो लोग अपस्ट्रीम का काम करते हैं, वो डाउनस्ट्रीम का काम हमारे पास आता है। So there is a actually close working relationship between us and many of the GCCs that our clients have set up. अच्छा श्रीनिवासन सर, एक पार्ट था एआई का, सही है, आप लोग सब अभी इट्स टू अर्ली टू से कैसे इवॉल्व हो रहा होगा, क्या होगा, किस हद तक रिप्लेस कर रहा होगा, एजेंटिक एआई क्या क्या कर पाएगा, क्या पता हमें उससे ज्यादा लोग एंटर करने के लिए, उसको समझाने के लिए लोग चाहिए हो, क्या पता। दूसरी इशू एकदम से सरदर्द आ गया, वो अब तो थर्ड वीक में पहुंच गया, वो ग्लोबल कंसर्न्स को लेकर, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। हमारा उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस तरह का एक्सपोजर है? क्या कोई कैपेबिलिटी सेंटर, कोई डिलीवरी सेंटर उस पूरे एरिया में, मिडिल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, वहां पे आपका है, या वहां से कोई डायरेक्ट क्लाइंट का एक्सपोजर है? सो हमारा एक छोटा सा सेल्स ऑफिस है उधर, और 2-3 क्लाइंट्स हैं हमारे उस रीजन में, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर अस। हैविंग सेड दैट, the secondary effects of any war are bound to be felt on all companies. So maybe not directly, but second order, third order effects हो ही सकते हैं. I was just listening to Ajay, who is in fact he's my classmate from IIM Ahmedabad, and he was just talking about the same in the earlier segment. So I completely agree with what he's saying. So maybe not directly, but there will be a second order effect on companies like us. ये सही है, IIM अहमदाबाद क्लास के लोग सब छाए हुए हैं। आप कह रहे हो अजय शर्मा आपके बैचमेट हैं? जी। अरे वाह, मार्केट इनसाइट भी बहुत अच्छी देते हैं वैसे वो। अच्छा, जब से अब तो 17 दिन पूरे मार्च के हो गए, आई एम श्योर आपके अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ कुछ वार्तालाप हुई होगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुए होंगे, क्या सेंटिमेंट थोड़ा सा सॉम्बर है ग्लोबल लैंडस्केप में? क्या मतलब, वो पहले बोलते थे हम लोग वेट एंड वॉच मोड पे चले गए हैं क्लाइंट्स, फिर से वही मामला है या अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है? बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। इन आवर बिजनेस, फैशन एंड लग्जरी इज वन एरिया व्हिच हैज बीन अंडर सम बिट ऑफ स्ट्रेस। द अदर एरियाज में ऐसा वेट एंड वॉच की नौबत नहीं आई है, बट होपफुली एंड मे बी इट विल नॉट गेट देयर, बट लेट्स सी। सो फार आई थिंक वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट ऑन द मीडियम टर्म आउटलुक फॉर द कंपनी। परफेक्ट। अच्छा, सीजनली अब वो E-क्लास से पता नहीं, लेकिन जनरली आईटी के लिए हम कहते हैं Q3 सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है, शायद इसीलिए क्योंकि बिलिंग डेज कम होते हैं खास तौर पे। आपका परफॉर्मेंस सीक्वेंशियली मैं देख रहा था 5.5% कांस्टेंट करेंसी में आए थी उछाल, तो सॉलिड था। Q4 में अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आया है, 15 ही दिन बचे हैं, अब तक का रुझान देखते हुए कैसा लग रहा है? वो
मोमेंटम जो Q3 में पकड़ा था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा क्या? सो Q3 हमारे लिए सॉफ्ट नहीं रहता, फरलोज वगैरह हमारे लिए, हमारे आईटीएस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा के नहीं होते हैं। बट हमने ये अर्निंग्स कॉल में भी ये बताया था कि looking at the pipeline, Q4 may be a little softer than Q3 was. Although the pipeline remains strong, so medium-term outlook is strong. But हमने ये qualify किया था कि Q4 may not be as strong. That is what is continuing to play out. एक लास्ट सवाल श्रीनिवासन सर, अब तो फिर रिजल्ट्स आएंगे तो फिर आपसे बातचीत हो रही होगी। लास्ट क्वार्टर का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहता है $252 मिलियन के आउटस्टैंडिंग हेजेस एट 89.22 फॉरवर्ड्स पे। हमारा यूएस करेंसी एक्सपोजर मेरे ख्याल से 86% के आसपास यूएसडी का बैठता है। तो ये 252 मिलियन मतलब हमारे पास कुछ नेकेड है कि नहीं है, या हम इस रुपी डेप्रिसिएशन का कुछ हद तक बेनिफिट उठा पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं उठा पा रहे? About 80% is covered, so 20% is not covered, so उसका benefit आएगा, but most of it is covered. नहीं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी से अच्छा है कि सर्टेनिटी चुनो। 89.22 पे कवर्ड 80% है, बाकी जो होगा रुपए की कमजोरी से फायदा उठने को मिल रहा होगा। बाकी फाइनेंशियल की तरफ नहीं बढ़ूंगा, रिजल्ट्स पे फिर श्रीनिवासन सर से बातचीत करूंगा। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज सारे डाउट्स मेरे क्लियर करने के लिए।